राजधानी दिल्ली के पास किसान सड़क पर हैं और संग्राम पूरे देश में छिड़ा है। किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है और आज आंदोलन को लेकर क्या हलचल है, देखिए 60 सेकंड में। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों का एक दल सिंघू बॉर्डर के पास अब भी डटा है, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। अन्नदाता के आक्रोश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान पहले दिल्ली पुलिस द्वारा तय की गई जगह पर आए। स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं। दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि अमित शाह की अपील को किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों पर दबाव बताया। सरकार एक प्रेशर में लेने का और अपमान करने का बात ना किसानों से करे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया कराई है, जहां देर रात आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी पहुंचे। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि वो जब तक चाहें यहाँ रहें। किसान आंदोलन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल आमने सामने हैं। कैप्टन कह रहे हैं कि मनोहर लाल ने मुझे फोन नहीं किया। जवाब में खट्टर के सेक्रेटरी ने कॉल हिस्ट्री शेयर की है। एक तरफ पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच शनिवार को एक बार फिर विवाद बढ़ गया। विवाद क्या है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल किसानों के आंदोलन में पुलिस की सख्ती को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर मनोहर लाल ने कहा था कि उन्होंने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से चर्चा करने के लिए कई बार उन्हें फोन लगाया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर अमरिंदर सिंह ने भी पलटवार किया और दावा किया कि मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें कोई फोन नहीं किया। दोनों ओर से वार पलटवार के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पर्सनल सेक्रेटरी ने सोशल मीडिया पर फोन कॉल का रिकॉर्ड ही जारी कर दिया और लिख दिया कि शायद आपका पर्सनल स्टाफ आपको ऑफिशियल कॉल्स की जानकारी नहीं देता। तो देश का किसान सड़क पर है और अन्नदाता के आक्रोश के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी देश से अपने मन की बात कहेंगे। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी किसानों को लेकर कुछ बात कह सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन पर भी देशवासियों को अपडेट दे सकते हैं। ये मन की बात 2.0 का 18वां संस्करण है और इस समय देश में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण की नई लहर बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर कृषि बिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा भड़का हुआ है। इसलिए संभव है कि प्रधानमंत्री जहां अपने मन की बात से किसानों का गुस्सा कम करने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी ओर संक्रमण काल में लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ वैक्सीन को लेकर भी कोई बड़ी जानकारी दें। हैदराबाद में निकाय चुनाव अब नेशनल हो गया है। नेता भी राष्ट्रीय स्तर के पहुंच रहे हैं, मुद्दे भी नेशनल नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। हजारों की भीड़ और जय श्री राम के नारे। यह हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धमक है। योगी आदित्यनाथ ने मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र में रोड शो किया और ओवैसी के गढ़ में खूब गरजे। योगी बोले कि हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने आया हूं। इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका योगी के बयान पर ओवैसी ने भी पलटवार किया। AIMIM चीफ ने कहा कि उनका नाम बदल जाएगा, लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। क्या बीजेपी ने 1.5 साल हुआ उनको 300 एमपी जीते, कितने पैसे उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए दिए? 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में 150 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और उससे पहले ही सियासी घमासान तेज है। हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 27 नवंबर को जेपी नड्डा ने प्रचार अभियान का आगाज किया। फिर 28 नवंबर यानी कि शनिवार को योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अब अमित शाह हैदराबाद जाएंगे।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 150 सीटों के लिए सियासी संग्राम तेज है। पिछली बार टीआरएस ने बाजी मारी थी और ओवैसी की पार्टी के खाते में भी 44 सीटें थीं, लेकिन इस बार बीजेपी ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस सियासी जंग को धार देने के लिए आज अमित शाह भी हैदराबाद का दौरा करेंगे। सुबह 10 बजे अमित शाह बेगमपेट पहुंच सकते हैं। फिर सुबह 10:35 पर भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अमित शाह अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 11:45 से सिकंदराबाद में रोड शो का कार्यक्रम है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद अमित शाह बीजेपी दफ्तर जाएंगे। हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और तेजस्वी सूर्या भी प्रचार कर चुके हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी के स्टार वॉर पर ओवैसी ने भी सवाल उठाए थे और बीजेपी को चुनौती दी थी कि वो चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रैली करवा लें। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक की वैक्सीन यात्रा की और देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियों का दौरा किया। प्रधानमंत्री सबसे पहले अहमदाबाद के जाइडस कैडिला के प्लांट में पहुंचे और यहां तैयारियों को देखा। प्रधानमंत्री ने जाइकोव डी वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और डीएनए आधारित वैक्सीन की जानकारी दी। अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद के भारत बायोटेक और आईसीएमआर के लैब पहुंचे। यहां पूरी तरह स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तैयारियां देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। हैदराबाद में भारत बायोटेक में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारी मिली। अब तक के परीक्षणों में वैज्ञानिकों को उनकी प्रगति के लिए बधाई। उनकी टीम शीघ्र प्रगति के लिए आईसीएमआर के साथ मिलकर काम कर रही है। हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस वैक्सीन यात्रा पर कांग्रेस ने किस तरह सवाल उठाए हैं, ये भी देखिए। कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 शहरों की लैब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से वैज्ञानिकों के काम में बाधा आ सकती है। क्या ये समीक्षा यहाँ दिल्ली बैठ के नहीं की जा सकती थी? क्या ये विजिट से वहाँ जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनके काम में रुकावट, बाधा तो नहीं उत्पन्न होगी? ये सब विषय अवश्य देख लेने चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ट्वीट करके कहा कि वैक्सीन के लिए नेहरू के बनाए इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो सिर्फ वायरस ही बना सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की कोशिश से वैक्सीन के निर्माण में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह कोरोना वैक्सीन जो भारत की में 3 जगह इसका ट्रायल हो रहा है उससे पूरी जानकारी ले रहे हैं, लोगों में बहुत विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री के इस कोशिश को पूरा देश सराह रहा है। वैक्सीन पर सियासी संग्राम के बीच देश के लिए अच्छी खबर क्या है, ये भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में जुटी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बड़ा ऐलान किया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए अगले 2 हफ्ते के भीतर आवेदन किया जाएगा। What we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, in the next 2 weeks for an emergency use licensure. So we'll have to wait and see after that. अदार पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके सीरम इंस्टीट्यूट दौरे के दौरान वैक्सीन पर विस्तार से चर्चा हुई। अदार पूनावाला ने बताया कि वैक्सीन पहले वयस्कों को लगेगी। सुरक्षित पाए जाने पर 18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए अलग से ट्रायल होंगे। अदार पूनावाला ने दावा किया कि कोविशील्ड वायरस के संक्रमण को 60% तक कमजोर कर देती है। पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन इस समय भारत में आखिरी स्टेज के ट्रायल में है। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद शनिवार को पहली बार वोटिंग हुई। डीडीसी यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव में पहले चरण के लिए 43 सीटों पर लोगों ने वोट डाले। लाल चूड़ियों से खेलती ये नन्ही उंगलियां बहुत कुछ कह रही हैं। ये जम्मू कश्मीर में बदलाव की तस्वीर है। बैलेट ने एक बार फिर बुलेट को हरा दिया।
शनिवार को जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। आतंकवादियों की धमकी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और इस दौरान जम्मू कश्मीर में कुल 52.1% वोटिंग दर्ज की गई। इसमें कश्मीर डिवीजन में 41.45% और जम्मू डिवीजन में 64% वोट डाले गए। जम्मू के रियासी में सबसे ज्यादा 74.6% वोटिंग हुई, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 37.1% वोट डाले गए। कश्मीर के 3,70,000 मतदाताओं में से 1,53,000 मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि जम्मू रीजन के 3,31,000 वोटर्स में से 2,12,000 वोटर्स ने वोटिंग की। सर्दी के मौसम में रिकॉर्ड वोटिंग सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये आतंक के मुंह पर करारा तमाचा है। अब 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में डीडीसी के लिए दूसरे चरण का मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में बदलाव वाले चुनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक बार फिर आतंकियों की साजिश को लेकर अलर्ट किया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को भारत लगातार नाकाम कर रहा है और जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए पहले चरण का चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन बुलेट पर बैलेट की यह जीत पाकिस्तान को यकीनन रास नहीं आने वाली। और इस बीच आर्मी चीफ ने भी एक बार फिर पाकिस्तान की साजिशों को लेकर अलर्ट किया है। सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि आतंकवादी बर्फ के स्तर में वृद्धि से पहले भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं। सेना अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय सेना ने हाल ही में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरंग का पता लगाया था। आशंका है कि इसी सुरंग के जरिए 4 आतंकियों ने घुसपैठ की थी, जिन्हें नगरोटा में ढेर कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकी कश्मीर घाटी में वारदात कर चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और इसे लेकर वहां किस तरह की तैयारियां हैं, आइए देखते हैं। काशी तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। 30 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। वो राजा तालाब पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम यहां देव दीपावली के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राजघाट पर देव दीपावली का पहला दीपदान करेंगे। क्रूज पर सवार होकर काशी के घाटों पर देव दीपावली देखेंगे। पीएम यहां लेजर शो भी देखेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व के साथ साथ देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में भगवान की प्रतिमा के आगे दीपक जलाए जाते हैं। खासकर वाराणसी में देव दिवाली के दिन भव्य आयोजन किया जाता है। काशी में इस दिन लाखों दिए जलाए जाते हैं। इस बार देव दीपावली 30 नवंबर यानी सोमवार को है और पीएम मोदी इस दिन वाराणसी में ही रहेंगे। वो यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे और फिर सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। और अब आपको राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश का कोरोना अपडेट देते हैं 1 मिनट में। सर्दियों में कोरोना की बढ़ती लहर के बीच देश में संक्रमण का आंकड़ा 93 लाख के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,322 नए मामले सामने आए, जबकि 485 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद 41,452 मरीज स्वस्थ हुए हैं और रिकवरी रेट 93.68% है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली में 24 घंटे में 4,998 नए केस सामने आए हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास 3 से 4 हफ्ते में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने के लिए पर्याप्त साधन है। लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार के पास मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, डिस्पेंसरीज और अस्पताल जैसे साधन मौजूद हैं और वैक्सीन के स्टोरेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना की आफत के बीच देश में शादियों का सीजन चल रहा है और इसीलिए बाजार में नए नए और फैशनेबल मास्क की काफी डिमांड है। बाराती हो या घराती, दुल्हन वाले हों या दूल्हे के रिश्तेदार, जैसी चाहिए वैसी मास्क। कोरोना की आफत के बीच देश में इस समय शादियों का सीजन है, तो मास्क भी उसी अंदाज में बन रहे हैं। सूरत की इस फैक्ट्री में कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क तैयार किया जा रहा है, खासतौर पर शादियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लड़की वालों और लड़के वालों को न शादी में कोई कमी चाहिए और न ही कोरोना संक्रमण में कोई लापरवाही। शादी का सीजन है तो सबको फैशनेबल मास्क चाहिए।
हर जगह किसी का इंक्वायरी आता है, मेरे को दूल्हे का नाम डाल दो एक साइड पे, किसी को बोलता है दुल्हन का नाम डाल दो। मेहंदी हो या हल्दी, दूल्हा हो या दुल्हन, हर तरह के मास्क यहाँ तैयार किए जा रहे हैं और कीमत है 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। शादी के सीज़न के लिए बहुत सारे मास्क बनाए हैं और बहुत वैरायटीज़ देने की कोशिश की है लोगों को, ताकि उनको हर तरीके की वैरायटी, बजट, स्टाइल सब में मिल जाए। तो हमने हर बजट में 50 रुपीज़ ऑनवर्ड से लेके हम 500 रुपए तक के मास्क बना रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.